इस रोती बिलखती हुई विधवा बुजुर्ग महिला को देखिए और इनके आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ छलकते दर्द को महसूस कीजिए। शायद आपकी आंखें भी भर आएंगी। फिलहाल आगे आपको बताएंगे इस महिला की दर्द भरी पूरी कहानी। अगर आप गोंडा जिले से हैं तो शायद आप ये जानते होंगे कि इस समय गोंडा जिले में भूमाफिया इस कदर हावी हो चुके हैं कि हर आम इंसान को अपनी जमीन हड़पे जाने का डर सता रहा है। आम इंसान अपनी जमीन बचाने की कवायद में जुटा है और भूमाफिया बेखौफ होकर उनकी जमीनों को निवाला बनाकर लीलने में जुटा है। कहीं फर्जी बैनामा करवाकर, कहीं फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर, कहीं जान से मार डालने की धमकी देकर भूमाफिया ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत सीधे साधे हों या फिर कोई ऐसा बुजुर्ग जिसकी मदद करने वाला उनका अपना कोई ना हो। बीते दिनों गोंडा में तमाम भूमाफिया बेनकाब भी हुए हैं, लेकिन उन भूमाफियाओं की जड़ें इतनी गहराई तक फैली हैं कि उनको उखाड़ पाना शायद गोंडा के निष्क्रिय हो चुके प्रशासन के लिए संभव नहीं है। आइए जानते हैं पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। गोंडा में भूमाफियाओं का जिस तरह से बोलबाला है, एक तरह से कहें कि तो भूमाफियाओं का हब बन चुका है गोंडा। आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। इस तरह से भूमाफिया गोंडा में हावी हैं कि किसी की भी ज़मीन कहीं भी जबरन हड़प लेना, ज़बरदस्ती बैनामा करवा लेना, जालसाजी से बैनामा करवा लेना या फिर किसी को डरा धमका कर उसकी ज़मीन को कब्जा कर लेना, ये ट्रेंड हो गया है। ऐसा ही मामला आज हमारे सामने एक आया है और हमारे साथ हैं एक आनंद कुमार यादव। इनका भी कुछ ऐसा मामला है, इनकी भी ज़मीन जबरन इनसे बैनामा करवा ली गई और इनको पैसा भी नहीं दिया गया और उस ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया गया। देखिए, पूछते हैं पूरा मामला कि क्या मामला है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आनंद कुमार यादव है और हमारी ज़मीन बलरामपुर, गोंडा बलरामपुर मेन हाईवे पर स्थित थी। उसको जो है हम चूँकि रहने वाले हमारे पिताजी गोरखपुर के थे, तो हम बेच करके जो है गोरखपुर शिफ्ट होना चाह रहे थे और उस ज़मीन को हमारे पूर्व परिचित हनुमंत लाल मिश्रा जो है हमारे यहाँ आते जाते थे। उन्होंने बातचीत सुनी तो उन्होंने कहा कि हमको ही दे दीजिए। तो हमने विश्वास किया, चूँकि आते जाते थे इसलिए विश्वास किया और वो जो है ज़मीन लिखाए तो इन्होंने कहा कि हमारा पेमेंट फंसा हुआ है, इसलिए पैसा हम अभी दे नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है 2 बीघा मेरा ज़मीन था, मैंने लिख दिया विश्वास में आकर के। उसके बाद 2-3 महीने बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, पूरे ज़मीन का पैसा नहीं मिल पा रहा है, आप जो है 4 बीघा लिख दीजिए, माताजी का भी हिस्सा, जिससे जो है पैसा मिल जाए, मैं आपका पैसा दे दूँ। तो हम विश्वास में आकर के हमने जो है उनको लिख दिया। उसके बाद जो है माताजी से भी लिखवा दिया। धीमे-धीमे जो है मैं कहता रहा तो 50,000, 1 लाख करके 10.5 लाख रुपया कुल वो मुझे दिए। उसके बाद तब तक ज़मीन कितने में बेची? 1,20,00,000 रुपए में दोनों ज़मीनें बेची थी। 60-60 लाख रुपए का एक-एक प्लाट था। उसके बाद जो है हम लगभग कितना पैसा आपको दिया? हमको 10.5 लाख रुपया उन्होंने दिया। थोड़ा-थोड़ा करके। हाँ, थोड़ा-थोड़ा कर कई किस्तों में 50,000, 1 लाख, 25,000, 50,000 ऐसे करके वो सारे मेरे खाते में दिया। वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद जो है ऐसे ही समय बीतता गया, तब तक कोविड काल आ गया, कोरोना आ गया, सब बंद हो गया। इसी बीच उन्होंने पता नहीं किस प्रकार से तहसील कर्मियों की मिलीभगत से खतौनी अपने नाम बनवा ली। फिर जब खुला तो मैं इनके घर गया, मैंने कहा भाई हमारा पैसा दे दीजिए आप। तो उन्होंने कहा अभी पेमेंट नहीं हो पाया है, कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत हो गई थी, जल्दी ही आपको जो है पैसा मैं दे दूँगा। आश्वासन देते रहे, इसी तरह समय बीतता गया। फिर एक दिन जो है दिनांक मैं आपको बता रहा हूँ 4 अक्टूबर 2020 को इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप सूरज होटल के पास आ जाइए, मैं आपका हिसाब किताब कर दूँ। मैं सूरज होटल पहुँचा तो वहाँ पे जो है पहले से उनकी गाड़ी एक्सयूवी 500 ये रखे हुए थे उस समय, उसमें मुझे जो है बैठा लिए। उसके बाद जो है 2 अज्ञात आदमी पीछे बैठे हुए, तो मुझे पीछे से पकड़ लिए और बहुत मार मारे, बहुत विधिवत मार मारे। मेरा पूरा शरीर बिल्कुल टूट गया उसमें। उसके बाद वो लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल के मेरी कनपटी पे रख के कहे कि तुम नहीं लिखोगे तो तुम्हारे बाप आके लिखेंगे जो मर गए हैं, तुम्हें मकान लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तुम्हारे 2 बच्चे हैं फातिमा में पढ़ने जाते हैं, मुझे सब जानकारी है, गाड़ी से कुचल दूंगा और मेरा कुछ नहीं होगा, शासन प्रशासन मेरी मुट्ठी में है। मेरे साढ़ू भाई उस समय तत्कालीन जिलाध्यक्ष भाजपा के हुआ करते थे, उनका नाम लेकर के उन्होंने मुझे धमकाया। उसके बाद जो है मैं बहुत डर गया। मैं घर आया, रात भर मैं खाना नहीं खाया, रोता रहा। माँ से अपने बताया। थोड़ी बात माँ ने कहा बेटा तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा।
कहीं लिख दी। उसके बाद भाई साहब आपसे बता रहे हैं, वो प्रताड़ना मैंने झेली है। मुझे जहाँ नहीं तहाँ, मैं स्कूल जाता था रास्ते में गाड़ी से खदेड़ना, गुंडे लगा देना, मारना, धमकाना, गरियाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया जिस हिसाब से उनको करना चाहिए था। उसके बाद जो है जब 2-3 महीना बीत गया, ये सब मैं जब बर्दाश्त के बाहर हो गया मेरे, मैं आदरणीय तत्कालीन कप्तान महोदय के पास में गया, मैंने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने उस पर जांच कराई। 6 महीने बाद तत्कालीन सीओ क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच करके उसमें रिपोर्ट दी, जिस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ 308/21। उसकी विवेचना हुई, तमाम गवाह जितने थे बैनामे में सभी गवाह आए, उन्होंने बताया कि पैसा नहीं मिला है, और उसके बाद जो है उस पर चार्जशीट लग गई। इसी बीच दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को हनुमंत लाल हमारे घर पे आए। मैं स्कूल पर था अपने रोज़गार के काम में, और मेरी पत्नी घर पे थी। उन्होंने उनको धमकाया, गाली दिया और कहा कि अभी मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को गाड़ी से कुचल के मार दूंगा। इतने पे हमारी पत्नी घबरा गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने अपने ससुर को फ़ोन किया, अपने जीजा को फ़ोन किया, ये लोग आए और हम लोगों को यहाँ से लेकर के चले गए। हम अपने मकान में ताला बंद कर दिए, पूरा सर सामान सब यहीं पे था। 15-20 दिन बाद हमें एक फ़ोन आया कि आप आइए, आपका मकान का ताला टूटा हुआ है। मैं यहाँ पे आया, पहुँचा तो मैंने देखा कि हनुमंत लाल मैं लेबर मिस्त्री लिए अंदर काम करवा रहे थे। मैंने पूछा तो मुझे 5-6 थप्पड़ मारे, कहे भग जाओ यहाँ, तुम्हारा क्या है। मैं वहाँ से निकला, मैंने पता किया तो पता चला रात में 2 बजे ताला तोड़ के मेरा सारा सामान गाड़ी से ढो ले गए। उस पर मैंने तत्कालीन एसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया और उसकी जांच हुई, जिस पे मुकदमा कायम हुआ। इसमें इनके बेटे तत्कालीन एसपी साहब ने जो है मुकदमा कायम किया। उसमें इनकी पत्नी, इनके बेटे और 6 अज्ञात लोग उसमें नाम जो है वो उसकी विवेचना चल रही है। इसी बीच हमें पता चला कि हनुमंत लाल ने हमारे मकान पे जो है एक्सिस बैंक से मिली भगत करके बैंक कर्मचारियों से 27 लाख रुपए का लोन करा लिया है। उस लोन के लिए जो है मैंने उसका जो है पूरा पेपर निकलवाया। उसके बाद जो है उसकी तहरीर दी, जिसकी विवेचना हुई, जांच हुई। उसके बाद एक मुकदमा और पंजीकृत हुआ जो चार्जशीट होकर के न्यायालय में दाखिल है। ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैं इसी बीच मैंने 2021 में ही न्यायालय दीवानी में कैंसिलेशन दायर कर दिया था तीनों बैनामों का, और नायब तहसीलदार और तहसीलदार गोंडा के यहाँ इसका वाजदारा भी दायर कर दिया था, जो विचाराधीन चल रहा था, जिसमें 18/10/2022 को मेरा स्थगन आदेश पारित हो गया, और 7/7/2023 को मैं खतियोनी में कायम हो गया, क्योंकि पैसे का जो है हस्तांतरण वो दिखा नहीं पाए, जिस कारण ये खारिज हो गया उनका। इसी बीच धोखा दे करके 14/7/2022 को हनुमंत लाल ने अंकुर अग्रवाल और अंकित अग्रवाल के नाम से ज़मीन को बेच दी, जो पहले से ही नामित भूमाफिया हैं गोंडा ज़िले के। इनको बेच दी ज़मीन। अब ये हमारे ऊपर फर्जी तरीके से फर्जी कागज़ दिखा करके आदरणीय कप्तान साहब को, आदरणीय सीओ साहब को, आदरणीय डीएम साहब को गुमराह करके फर्जी कागज़ दिखा करके हमारे खिलाफ़ मुकदमा लिखा दिए। इसी बीच हड़ताल चल रही थी। हड़ताल ख़त्म हुई, प्रार्थी गया तहसील गया। वहाँ पे जब प्रार्थी ने देखा कि प्रार्थी का जो है नामांतरण आदेश कैंसिल हो गया है, तो मैंने उसमें पता किया कि किस कारण कैंसिल हुआ है। तो उसकी जब मैंने नकल निकलवाई, तो नकल निकालने पे मुझे पता चला कि एक कूट रचित फर्जी फेसबुक से फ़ोटो निकाल करके उस पर लगा करके एक सुलहनामा संधि पत्र दाखिल किया गया है तहसील में, जिसके आधार पर बिना किसी पक्ष के उपस्थित हुए और नायब तहसीलदार साहब ने हमारा नाम खारिज कर दिया उस पर से। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उन्होंने खारिज कर दिया, और फर्जी, वो भी 6 महीने पुराने संधि पत्र से। 7/7/2023 को वो मुझे खतियोनी में ला रहे हैं, और संधि पत्र लग रहा है 4/1/2023 का। ऐसे ही साफ ही पता चलता है कि तहसील कर्मियों की मिली भगत से ये हमारा नाम हटाया गया है। इसमें बहुत ही मोटी रकम लेकर के इसको हटाया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय कप्तान साहब, डीआईजी साहब, सबसे मैं एक हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हैं तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, जब पहले आपने जो कंप्लेन किया था, जब आपको मारा पीटा गया था, तो उस पे कुछ हुआ? कुछ केवल उसमें जो है विवेचना हुई और चार्जशीट लग गई। वो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है, श्रीमान मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय में।
हाँ, ट्रायल पे चल रहा है। बाकी कोई कार्रवाई नहीं। बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार में जो आपने एप्लीकेशन दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई बहुत नहीं हुई, वो अभी विवेचना उसकी चल रही है। कब से विवेचना चल रही है? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से विवेचना ही चल रही है। जी, उसकी विवेचना भी 1 साल से ही चल रही है। किस थाने पर है? ये सोनी गुमटी चौकी पर इंचार्ज महोदय एक ओझा जी थे, उन्हीं के अंडरगत में थी। उसके बाद से किसके पास गई मैं कई बार पता कर चुका, नहीं पता चल रहा है। इनकी माताजी भी हैं, आपने इनका दर्द सुना, किस तरह से इनको मारा पीटा जाता है, जबरन इनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता है, जबरन बैनामा करवा लिया जाता है, बिना पैसा दिए और सारी ज़मीन को हड़प लिया जाता है। इनके घर में चोरी भी, डकैती भी की जाती है, पूरा पूरा सामान इनका जो है उठा लिया जाता है और उसके बाद भी जो है कोई कार्यवाही नहीं होती है। इनकी माताजी हैं हमारे साथ, उनसे ही पूछते हैं क्या दर्द है इनका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतरा देवी है। क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला? मेरे मेन रोड पर, हाईवे पर मेरा 4 बीघा ज़मीन था मेरे बेटे के। मेरे उन्होंने हरमत नाल ज़बरदस्ती मेरा लिखवा लिया। साथ ही साथ मेरा घर भी पूरे परिवार को धमकी देता था हमेशा। तो पैसा नहीं दिया लिखवाया तो? जी नहीं, पैसा नहीं दिया। मैं डर डर के ठोकरे खा रहा हूँ, लड़कन के लेकर के कहाँ जाऊँ मैं। मेरा इतना बड़ा घर खेत सब लूट लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो कहीं आप गई थी डीएम साहब के पास, गई थी आप? हाँ गए थे, हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग अब कहाँ रह रहे हैं अपना घर वर छोड़? अब ऐसे घूम भटक रहे हैं, कहाँ रहेंगे आसान, कौन देगा हमें। सब जानता है कि अगर कुछ है नहीं तो क्या देंगे लोग। क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि मेरा धन, मुझे जो ये न्याय मिले, मुझे आपस मिले। जो मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे दें, हमारे बच्चों के, हमारे पूरे परिवार के। जो हम गलत हो तो, और नहीं गलत हो तो मुझे न्याय दे, मेरा धन वापस करावे। तो इनके आंसू ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से इनके साथ जागती की गई है, किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया है। इनकी मनोदशा क्या होगी, जो आप इनके आंसू बहते हुए देख रहे हैं, इनकी मनोदशा क्या होगी, किस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया होगा, किस तरह से इन्होंने अपना घर जो जहाँ पर ये शुरुआत से रह रहे थे उसको छोड़ा होगा। कितने दर्द से आदमी अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़ता है, किस तरह से इनके ऊपर कितना टार्चर इनको किया होगा। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनको बुलाया गया कि आप अपना हिसाब कर लीजिए और उसके बाद इनको मारा पीटा गया। उसके बाद इनको इनके बच्चों की धमकी दी गई कि आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं उनको कुचल के मार डाला जाएगा, नहीं तो आप अपना घर भी बैनामा कर दीजिए। तो खेत के साथ साथ उन्होंने घर भी ले लिया। इस तरह से भूमाफिया गोंडा में हावी हैं। लेकिन फिलहाल विडंबना ये है कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। कोई भी जब वादी जब जो है कंप्लेन करता है तो अधिकारी सारे मौन बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या है, क्या पैसा लेके बैठे रहते हैं या फिर किसी नेता के दबाव में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो उनको आखिर ये समझना चाहिए कि किसी पीड़ित की ज़मीन इस तरह से कोई हड़प लेता है तो उस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि प्रशासन कहीं ना कहीं, प्रशासन और शासन उनके साथ मिला होता है। जो ये भूमाफिया होते हैं सारी उनकी मिलीभगत से होता है। अब देखना ये होगा कि इनके साथ न्याय होता है या नहीं। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव। अगर मेरी खबर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप इसको फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कि माता जी कुछ और कहना चाहती हैं, क्या नाम है? मेरे यही डर लगा रहता कि मेरे लड़का जाता है ड्यूटी, कहीं मार न दे। सब हम रात दिन नहीं मनाते हैं, कहीं मड़ई धड़ई में रहते हैं। इतना बड़ा घर हमने छोड़ दिया, बड़े खून पसीना से मैंने घर के बहुत पाला था, बहुत करा था। तो माता जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो लोग दबंग टाइप के लोग हैं और कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। हमको यह दिन रात ये डर सताता है कि कहीं हमारे लड़के को या हमारे नाती को वो लोग कहीं कुछ नुकसान ना पहुंचा दें, कहीं मार ना दें। इनको ये डर हमेशा सता रहा है। अब ये देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरह से इनके दर्द को समझता है या नहीं समझता, इनके ऊपर या उनके विपक्षी के ऊपर कोई कार्यवाही होती भी है या नहीं होती।